नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी वैम्पायर डायरीज का सीजन 8 का एपिसोड नंबर 8। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिकैप हो जाए लास्ट एपिसोड का। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, बच्चियों को बचाने के लिए स्टेफन और डेमन अपनी एक तरह से कुर्बानी देते हैं केट को सर्व करने के लिए पूरे 1 साल तक, जहां पर हम देखते हैं स्टेफन रिपर बनने के लिए भी रेडी हो चुका था और वो दोनों चले जाते हैं उस जर्नी पे। और अब देखते हैं आगे। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पे रखते हैं 500 लाइक्स का एम। तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अब फिर वही हम पहले सीन में स्टेफन और डेमन को देखते हैं जो एक काउंसलिंग सेशन में बैठे हुए थे और डेमन बोलता है कि मुझे एंगर इश्यूज हैं और मेरे भाई की वजह से मुझे एक नई जॉब मिली है और वैसे मैंने इसको रिकमेंड करवाई थी और हमारा जो बॉस है वो चाहता है हम इनोसेंट लोगों को इविल बना दे और फिर उनमें से जो बैडेस्ट है उसको हंट करें। और ये कहने को सब लोग घबराने लगते हैं और ये सुनने को स्टेफन बोलता है भागेंगे नहीं ये सुनने पर। और तभी डेमन बोलता है मैंने इनको कंपेल कर दिया, ये नहीं भागने वाले हैं। और तभी हम देखते हैं उनमें से बैडेस्ट को फाइंड करते हैं और तभी डेमन उस पर फीड करने लगता है। जितने भी डेमन एक पे फीड करता है हम देखते हैं स्टेफन ने बाकी सबको मार डाला था और कहता है भाई तू स्लो है थोड़ा, मेरे जितना फास्ट बन। और तभी हम देखते हैं डेमन उससे बोलते हैं तू अपने रिपर वाली फॉर्म में मत आ जाना, खतरनाक हो जाएगा तू। और तभी स्टेफन बोलता है नहीं, मेरी सिर्फ ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ हुई है, मैं रिपर नहीं बनने वाला हूं, इतना ख्याल रखूंगा मैं, सबकी गर्दन जुड़ी रहे उनकी बॉडी से, इतना बहुत है। और ये कहने के बाद वो अपने आप पे प्राउड फील कर रहा था और वहीं पर स्टेफन को रिपर बनने से डरते देख रहा था डेमन। फिर हम अगले सीन में कैरोलाइन को देखते हैं जो बैठ रही थी स्कूल के बाहर और वहां पर लिखने लग रही थी डायरी एंट्री और लिखते हैं डियर एलिना, अलारिक बच्चों को लेके जा चुका उनकी सेफ्टी के लिए और स्टेफन और डेमन 1 साल के लिए पूरा गायब रहने वाले हैं। और मैं यहाँ पर थोड़ा अकेला फील कर रही थी, अपने जॉब पे गई और मुझे असाइनमेंट मिला है वापस स्कूल में आने का, वहां पर मुझे रिपोर्टिंग करनी है सिर्फ हिस्ट्री क्लास की। और ये कहने के बाद वो मैट को फोन करती है और मैट को बताती है स्कूल में आके कितना अच्छा लग रहा है और मुझे शायद इसलिए चूज किया गया क्योंकि मैं यहाँ पर पढ़ी थी और इस वजह से मुझे रिपोर्ट रेडी करनी है क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट्स किसी तरह का ड्रामा कर रहे हैं। और ये देखने के बाद बोलती है मैं चलती हूँ फिर हिस्ट्री क्लास में और तुम जरूर मिलना मुझे बाद में, हम शायद लंच पे जाएंगे। और ये कहने के बाद मैट बोलते शायद हो सकता है मैं ना पाऊं क्योंकि मुझे टाइलर का कुछ काम करना था और अलारिक की भी हेल्प हो जाएगी, तो मैं आर्मरी जा रहा हूँ और शायद तुम्हें बाद में मिलूंगा। और ये कहने के बाद फोन कट कर देता है। और स्कूल में आने के बाद कैरोलाइन बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी और जब भी वो क्लास में जाती है देखती है कि टीचर की जगह पे कोई और नहीं सिबिल थी। और ये देखने के बाद बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और तभी सिबिल बोलती है मैं यहाँ पर हिस्ट्री क्लास पढ़ाने के लिए आई हूँ और बच्चों को मेरी हिस्ट्री क्लासेस बहुत पसंद है। और तभी बच्चे बोलने लगते हैं मैम यू आर द बेस्ट इन दिस स्कूल। और ये सुनने के बाद कैरोलाइन बोलती तूने इनको कंपेल किया है ना। और ये कहने के बाद सिबिल बोलती हाँ मैंने इन सबको कंपेल किया, इसमें क्या बात है, अगर तूने मुझ पर अटैक किया कोई प्रॉब्लम खड़ी की तो याद रखना अगली क्लास तक कोई बच्चा जिंदा नहीं होगा यहाँ पर। और तभी हम देखते हैं कैरोलाइन बोलती है तू चाहती क्या है। और तभी सिबिल बोलती है इसीलिए तो मैंने तुझे बुलाया है, मैंने तेरे बॉस को एक तरह से माइंड कंट्रोल किया कि वो तुझे इस असाइनमेंट पे भेजे जिससे कि हम बात कर सकें और सीट ले ले, क्लास खत्म होने के बाद बात करेंगे। अब फिर हम देखते हैं क्लास में आने के बाद सिबिल क्वेश्चन पूछने लगती है कि मिस्टिक फॉल्स कब फाउंड आउट हुआ था। और तभी हम देखते हैं सब बच्चे हाथ खड़ा करते हैं और कैरोलाइन उसे इग्नोर करती है, बट वो सीधा कैरोलाइन से क्वेश्चन पूछती है और कैरोलाइन बताती है गिलबर्ट, एक फोर्ब्स, एक सेल्वाटोर, एक फेल और ऐसे ग्रुप के मेंबर्स ने किया था 1860 में। और ये कहने के बाद वो बोलती है नहीं तुम्हारी इंफॉर्मेशन गलत है, तुमने गलत बुक्स पढ़ी थी, रियलिटी में ये टाउन उससे पहले ही फाउंड आउट हो चुका था जहां पर ग्रुप ऑफ मेन एंड वुमेन्स ने फाउंड आउट किया था जो थोड़े डिफरेंट थे, उनके डिफरेंट होने की वजह से उन्हें जिंदा जला दिया गया। और वो स्मेल मुझे अभी भी याद है, वो अमेजिंग स्मेल उनके मांस के जलने की 1790s की, वो अमेजिंग मोमेंट्स। और ये कहने के बाद कैरोलाइन हैरान हो जाती है और बोलती है कि तुम विचेस की बात कर रही हो जो मर गई थी। और ये कहने के बोलती है कौन लोग चलना चाहेंगे मेरे साथ एक टूर पे, एक फील्ड टूर पे। और ये कहने के बाद बच्चे हाथ खड़ा कर देते हैं और वो उनको वहां से ले जाने लगती है। और ये देखे कैरोलाइन डर जाती है कि कहां लेके जा रही है बच्चों को। तभी फिर कैरोलाइन उस पर अटैक करती है और जैसे उस पर अटैक करती है एक बच्चा बेहोश होकर गिर जाता है और ये देख उसकी जान बचाने की कोशिश करती है कैरोलाइन। और तभी सिबिल बोलती है उसकी जान नहीं बचने वाली है, अगर तुमने फिर से कुछ किया तो इनमें से कोई भी नहीं बचेगा, तो बेटर है मुझ पर अटैक मत करना, जैसा मैं करती जा रही हूँ करने दो। और तभी वो लड़का वापस खड़ा हो जाता है और सीधा स्माइल करते हुए जाने लगता है। और ये देख के समझ आती है कैरोलाइन कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फिर हम देखते हैं सिबिल लेके आ चुकी थी कैरोलाइन को एक फील्ड के एरिया के पास और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है तुम इतनी पुरानी हो बट मुझे डाउट होता है तुम उस टाइम पे क्यों आई थी टाउन के अंदर जब हंड्रेड्स ऑफ विचेस मरी थी यहाँ पर। और ये कहने के बाद बोलती है वो टाइम भी क्या टाइम था, उस टाइम वो मर चुकी थी और वो तो मेटल स्मिथ से एक बेल बनाना चाहती थी चर्च के लिए,
बट उनको क्या पता था कि मेटल स्मिथ हमारा दोस्त था। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है वैसे तुम यहाँ पर कर क्या रही थी उस टाइम पे। और ये कहने के बाद बोलती है मैं और सेलिन आए थे यहाँ पर अमेजिंग टेस्टी टेस्टी सोल ढूंढने के लिए, केड के लिए, जो हमको यहाँ पर बहुत सारी मिल रही थी, बट उसके बाद हमको कुछ बड़ा हाथ मारना था। और ये समझने के बाद पता चलता है विचेस का मासकर भी इसी ने करवाया था। तभी हम फिर मैट को देखते हैं जो पहुंच चुका था आर्मरी के अंदर और मिलता है उस इंटर्न से। इंटर्न से मिलने के बाद बोलता है मैं अलारिक का दोस्त, तो उसने लाने के लिए कहा था और वो कुछ दिन बिजी रहेगा, इसलिए तुम एक तरह से हेड हो यहाँ के, तो तुम रख लो। और ये कहने के बाद बोलता है मुझे पता है अलारिक अपने बच्चों को सायरन से छुपा रहा है, उसने मुझे इनर सर्कल में इंक्लूड कर लिया है अब। और ये कहने के बाद मैट बोलता है कांग्रेचुलेशन इनर सर्कल में आने के लिए, और बताओ क्या चल रहा है यहाँ पर। और बोलता है रिसर्च तो चल रही है बट हमारी ट्यूनिंग फोक जा चुकी है पेरिस में बानी के साथ, वो घूमने गई हुई है और कुछ रिसर्च करने भी। और ये कहने के बाद बोलता है कि हमको उसके बारे में पता करना है और उसको कहते हैं स्टैफोर्ड आर्केडियस। और ये कहने को बोलता है हम तो ट्यूनिंग फोक ही बोलेंगे भाई। और ये कहने के बाद वो बोलता है कि मैंने एक लिविंग डिसेंडेंट ढूंढ लिया है जिसने उसको बनवाने में हेल्प की थी साइरन्स की। वो तो मर चुका है बट उसका रिलेटिव्स अब तक जिंदा है, और मैंने डीएनए टेस्टिंग की तो पता चल चुका है वो मिस्टिक फॉल्स में ही है और मिस्टर मैक्सवेल। और तभी हम देखते हैं मैट के फादर आते हैं, और ये देखने के बाद उन दोनों की केमिस्ट्री देखता है, एक दूसरे को घूर के देख रहे थे। और ये देखने के बाद इंटर्न बोलता है शायद तुम एक दूसरे को जानते हो। फिर हम देखते हैं इंटर्न को जो बताने लगता है कि सेरीन को कैसे छोड़ दिया अलारिक ने, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और शायद क्रिसमस के बाद किसी ने उसे देखा भी नहीं है। और तभी मैट बोलते हैं नहीं किसी ने उसे नहीं देखा और 3-4 हफ्ते हो चुके हैं इस बात को तो। और ये कहने के बाद बोलता है अब हमें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है इन पेपर से, कोई मैक्सवेल फैमिली का ही था जिसने आर्मी के साथ मिलकर कोई हेल्प की थी 1883 में, बट गलती से सेरीन वहां से भाग चुकी थी, बट वहां पर कुछ कोड लैंग्वेज में लिखा हुआ था। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि पीटर मैक्सवेल वो पढ़ता है और बोलता है ये तो कोड वर्ड्स हैं मेटल स्मिथ के लिए जो लोग बेल्स बनाते हैं, और बेल बनाने के सारे पार्ट्स के बारे में है। और ये कहने के बाद बोलता है शायद डेमन इसलिए मेरा पीछा कर रहा है और इसके पार्ट्स मुझसे चाहता है। और ये सुनने को तीनों कंफ्यूज हो जाते हैं। वहीं पर इंटर्न बोलता है कितनी अच्छी हिस्ट्री है आपकी, आपकी फैमिली यहाँ पर मेटल स्मिथ का काम करती थी। और ये सुनने के बाद मैट बोलता है ये भी कोई बड़ी बात हुई। और तभी हम देखते हैं उसका फादर थोड़ा ऑफेंडेड फील करता है। तभी हम देखते हैं उस इंटर्न ने कुछ हिस्ट्री में से निकाला था और बोलता है हाँ मुझे पता चल चुका है तुम्हारी फैमिली के रियल एस्टेट के बारे में, और वहां पर वो बड़ा सा चर्च बनने वाला था और वहां पर वो बेल लगने वाली थी। और ये कहने के बाद एकदम मैट हैरान था और बोलता हमारे पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कब थी। और ये कहने के बाद उसका फादर मैक्सवेल समझाता है हमारे पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, बट हमारी फैमिली बिजनेस डेप्थ में जाने के बाद, लॉस में जाने के बाद हमको सब कुछ बेचना पड़ा। और ये कहने के बाद बोलता है कि उस चर्च से इन साइरन्स का क्या लेना देना है। और तभी इंटर्न समझाता है वहां पर एक बेल बनने वाली थी जो एग्जैक्ट उसी बेल की तरह थी जिसका मिस्टर डाल्टन ने 1883 में डिस्क्रिप्शन दिया था। और वो दोनों बेल शायद एक ही हैं जिसको ढूंढने के लिए सेरीन आई थी और अब सिबिल आई है, तो मतलब उन दोनों को काम एक ही है उस बेल को ढूंढना। फिर हम अगले सीन में कैरोलाइन को देखते हैं जो सिबिल के साथ थी, और वहीं पर हम देखते हैं जितने भी स्टूडेंट थे वो एक तरह से हर चीज इकट्ठा करने लगते हैं जलने वाली, अपने आप को लकड़ी के पास खड़ा करते हैं और एक दूसरे को बांधने लगते हैं। और ये देखने के बाद कैरोलाइन बोलती है तुम कर क्या रही हो। और ये कहने को सिबिल बोलती है मुझे पता है लास्ट टाइम बेल पीटर मैक्सवेल ने पानी के अंदर फेंक दी थी और उसके बाद वो कभी नहीं मिली, मतलब अब तक वो बेल है, उसको ढूंढना पड़ेगा। ऊपर से बेल डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, तो मतलब वो खत्म तो ही और नहीं होगी, किसी ने उसको निकाल लिया है। और अब तुम्हारा काम है कैरोलाइन उसे ढूंढना, तो तुम किसी की हेल्प लो। अगर तुम टाइम पे नहीं कर पाई तो इनोसेंट बच्चे मरेंगे और इसका सारा कर्ज है वो तुम्हारे ऊपर लगेगा, पाप तुम्हारे ऊपर लगेगा जो भी तुमने गलती की है, क्योंकि इसकी हकदार तुम होगी। और ये कहने को एकदम टेंस हो जाती है और बोलती है तुम बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। और तभी सिबिल बोलती है हाँ मुझे पता है, बट थिंग इज तुमको थोड़ा मोटिवेट तो करना ही पड़ेगा ना ढूंढवाने के लिए। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं कैरोलाइन को जो सीधा फोन मिलाती है मैट के पास और पूछने लगते हैं कि तुम्हारे फादर कहाँ पर हैं। और तभी मैट बोलता है वो तो मेरे पास ही है, बट तू घबराई क्यों हुई है। और ये कहने को बोलती है बच्चों की जान खतरे में, सिबिल मेरे पास है, बट ये सब सेकेंडरी है, मुझे तुझसे कुछ पूछना है कि तुम्हारे फादर के पास एक बेल थी जो उन्हें पानी के अंदर फेंक दी थी, और वो विक्री ब्रिज के पास वाली नदी है उसके अंदर। और ये कहने के बाद मैट बोलता है हाँ मैं समझ गया, जब अलीना के पेरेंट्स मरे थे तब उनको पानी से निकालते समय उन्होंने कोई बेल भी निकाली थी जो टूटी हुई थी और वो उन्हीं के पास थी। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है आई होप मेरी मॉम ने उसको बेचा ना हो। और ये कहने के बाद मैट बोलते हैं नहीं बेचा, उनने संभाल के रखा हुआ है। जब उनका फ्यूनरल हुआ था तब मैं घर साफ करने गया था, तब मुझे वहां पर दिखी थी वो, और मुझे पता है तुम्हारे घर में ये स्टोरेज में। और ये कहने के बाद पीछे सिबिल को ये सारी आवाजें सुन चुकी थी और आगे आती है और बोलती है बस यहाँ से मैं अपने आप संभाल लूंगी। और तभी मैट बोलता है प्लीज ऐसा मत करना कैरोलाइन। बट तभी सिबिल बोलती है अगर तुमने कुछ किया मैट तो ये बच्चे मर जाएंगे, अगर तूने मुझे रोकने की कोशिश की
तो बच्चे मर जाएंगे, या फिर तूने कुछ प्लान किया तो भी बच्चे मर जाएंगे, तो ऐसा ट्राई भी मत करना। ये कहने को फोन काट देती है। और ये सब सुनने के बाद कैरोलाइन बोलती है, इतनी सारे स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स देती हो, तुम टीचर ही क्यों नहीं बन जाती। और तभी सिबिल बोलती है, काश कि मैं बन पाती, बट मुझे इविल बनना ज्यादा पसंद है। और ये कहने के बाद उसके साथ जाने लगती है उसके घर पर। वही हम देखते हैं मैट के फादर बहुत ज्यादा क्रेजी हो चुके थे और कहते हैं एक बेल के पीछे कोई किसी की जान क्यों लेना चाहेगा, और ऐसा कैसे हो सकता है, एक बेल इतनी इंपॉर्टेंट हो सकती है किसी के लिए। और ये कहने को मैट बोलता है, ये आप कह रहे हो जो टाउन को छोड़ के चले गए थे और बेल को पानी के अंदर डाल दिया था। और ये कहने को बोलता है कि मैक्सवेल फैमिली बहुत कुछ बिलोंग करती थी इस सिटी को, बट इन लोगों ने हमको एक तरह से सेकेंडरी ट्रीट किया, इस वजह से मैंने एंगर में आके उस बेल को पानी के अंदर फेंक दिया और टाउन को छोड़ के चला गया और फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। और ये कहने के बाद बोलता है कि मैक्सवेल फैमिली पहली फैमिलीज में से एक थी, बट दूसरे लोग जिनके पास ज्यादा पैसा था उनने अपने आप को फाउंडर्स कंसिडर कर दिया और हमें कुछ भी कंसिडर नहीं किया, और इस वजह से हम सेकेंडरी बने और हमने ऐसी हरकतें भी की जो हम सेकेंडरी बनते चले गए। फिर हम देखते हैं मैट के पास शेरिफ क्वार्टर से फोन आता है कि सारे स्कूल के बच्चे जंगलों के अंदर गए हुए हैं। और ये कहने के बाद मैट वहां पर तहकीकात करने के लिए जाता है और जाकर देखता है कि वही बच्चे थे जो कैरोलाइन उन्हें बता रही थी, जो एक तरह से मुसीबत में थे, अपने आप को जलाने की कोशिश कर रहे थे। और इसी मोमेंट पे हम देखते हैं उसके फादर उसको कहते हैं कि बच्चों को कैसे बचाएं, ये सुन ही नहीं रहे हैं। और ये कहने के बाद बोलता है कंपल्शन के अंदर है, उनको ऐसे बचाया नहीं जा सकता है, हमें कुछ करना पड़ेगा। उनको जबरदस्ती रस्सियों से खोलकर दूर फेंकने की कोशिश कर रहे थे जिससे कि उनकी जान बच जाए। वही हम देखते हैं कैरोलाइन के घर पे पहुंच चुकी थी सिबिल, और जैसे वो गैराज के अंदर जाती है और ढूंढने के लिए बेल, हम देखते हैं उन्हें नहीं मिलती है। और वहां पर कैरोलाइन जाके देखती है और वहां पर एक लेटर लिखा हुआ था जो लिखा था सेलिन ने सिबिल के लिए। और ये पढ़ने के बाद कैरोलाइन बोलती है, अब मैं समझी बेबी सीटर होते हुए हमारे घर की साफ सफाई क्यों करती थी, क्योंकि उसे लोकेशन जाननी थी और उसे पता था। और ये कहने के बाद सिबिल बोलती है, कोई नहीं, मुझे बदला तो लेना ही है। और तभी हम देखते हैं माइंड कंट्रोल से एक स्टूडेंट को आग लगाने के लिए कह देती है, जहां पर हम देखते हैं कि मैट बच्चों की जान बचा रहा है, वहां पर आग लग चुकी है और एक एक करके आग फैलती जा रही है। बट मैट और उसका फादर सारे बच्चों को आराम से बचा लेते हैं, और जैसे बच्चे बच जाते हैं उन्हें होश आने लगता है, और जैसे उन्हें होश आता है हम देखते हैं उनको वो वापस टाउन के अंदर लेके चले जाते हैं। अब फिर हम अगले सीन में सिबिल को देखते हैं जो चीजों को यहाँ वहां फेंक रही थी और बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसका प्लान कैंसिल हो चुका था और बेल भी चोरी हो चुकी थी। और वहीं पर कैरोलाइन के पास मैट का मैसेज आया था कि बच्चे बच चुके हैं, और ये सोचते सोचते स्माइल करती है। और तभी ये बात सिबिल को पता चल चुकी थी और बोलती है, मुझे लगता है कि सारे बच्चे बच चुके हैं इसलिए तुम स्माइल कर रही हो। और ये कहने को गुस्से में वहां से जाने लगती है, और तभी कैरोलाइन उस पर अटैक करने की कोशिश करती है। बट तभी सिबिल बोलती है, 1000% श्योर रहना कि मैंने तुझे अपने पावर से तुम्हारे बच्चों से लिंक ना कर दिया हो। अगर तुम मुझे हर्ट करोगी तो अपने बच्चों को करोगी, और तुम एक तरह से गैम्बल खेलोगी अगर मुझे हाथ भी लगाया तो। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है, तुम पागल हो गई, मैं बच्चों के लिए कोई भी रिस्क नहीं लेती हूँ। और ये कहने को बोलती है, बच्चे मेरे साथ कुछ टाइम तक थे और जब स्टेफन डील कर रहा था और तब शायद मैंने कुछ कर दिया हो, तुम्हें कोई भरोसा नहीं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और ये कहने के बाद स्टेफन के बारे में बोलती है, कैरोलाइन क्यों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा और वो वापस आ चुका होगा और कुछ टाइम की बात है। और तभी सिबिल बोलती है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इस बार वो रिपर बन चुका है और तुमसे शादी करने वाली हो, तुम्हारे बच्चों की सेफ्टी का ख्याल है। और ये कहने के बाद हंसने लगती है और वहां से जाने लगती है। और तभी कैरोलाइन बोलती है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो वापस आ चुका होगा अपने रियल फेस में। और तभी सिबिल बोलती है, हर बार सेम चीज करोगी तो रिजल्ट सेम नहीं आएगा। और ये कहने के बाद कैरोलाइन के मन में एक शक डाल दिया था कि वापस स्टेफन आ सकता है क्या नहीं। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं स्टेफन और डेमन को, जो लोगों को ढूंढ रहे थे और चूज कर रहे थे कि अगला शिकार किसको बनाना है। पर तभी हम देखते हैं कि स्टेफन बोलता है, मुझे कोई ऐसा चीज जिसके अंदर डार्कनेस अलग से फील होती हो। और तभी वो एक लड़की की तरफ देखता है और वहां पर वो देखता है बिल्कुल वो अलीना की तरह दिखाई दे रही थी। और ये देखने के बाद डेमन उस नेकलेस को हाथ में ले लेता है जो उसकी जेब में रखा था, और वो सोच लगता है अलीना के बारे में, और लड़की बिल्कुल अलीना जैसी लग रही थी और वो मेडिकल स्टूडेंट थी। तभी हम देखते हैं स्टेफन बोलते हैं, शायद इसके अंदर कोई डार्कनेस हो जो हमको ज्यादा अच्छी लगे, क्योंकि इसके ना नेल मैनिक्योर है, ऊपर से 20s में लगती है अपने, और अभी से डॉक्टर बन चुकी है, तो मतलब इसके पास कोई और है नहीं फैमिली मेंबर जिसके साथ एक टाइम बिताए, और ये सिर्फ अपनी मेडिकल स्टडीज पे ध्यान दे रही है। और ये कहने के बाद डेवन बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, शायद पढ़ाई में अच्छी है इस वजह से है। पर तभी हम देखते हैं ये कहने को स्टेफन बोलते हैं, नहीं, मुझे पता तो करना पड़ेगा और सही रास्ता ऐसे होगा। और तभी इंजेक्शन लगाता है रिवेन का, और बेहोश करने के बाद डेमन के सर को पटक के मारता है टेबल पे और कहता है बेहोश हो गया, यहाँ पर कोई डॉक्टर है। और तभी हम देखते हैं उस लड़की से मदद लेता है। तभी हम देखते हैं अब डेमन की आंख खुलती है तो अपने आप को हॉस्पिटल में एडमिट पाता है, और देखते हैं रिवेन उसको सप्लाई की जा रही है उसके ब्लड के अंदर। और ये देखने के बाद भाई बोलता है उसका कि तेरे लिए परफेक्ट है। और तभी डेमन बोलता है, तूने सही किया है और डार्कनेस तो तेरे अंदर है। तभी हम देखते हैं हिस्ट्री पढ़ने लग रहा था उस लड़की की, और बोलता है इसकी फैमिली में कोई खास मेंबर्स नहीं है,
पेरेंट्स की मौत के बाद उन्हें अपने बॉडी पार्ट डोनेट कर दिए थे और ये डोनेशन कैंप्स में जाती रहती है ऑर्गन डोनेशन कैंप में हेल्प करने के लिए। मतलब ये परफेक्ट है और इसके अंदर कोई तो डार्कनेस है। फिर हम देखते हैं अब डेमन बेहोश हो चुका था और स्टेफन बाहर जाता है और डॉक्टर से मिलने लगता है और डॉक्टर वो बोलती है सब कुछ तो सही है, अब सब रिपोर्ट्स इसकी अच्छी आ रखी हैं। और ये कहने को बोलता है इसने बहुत सारी डार्क चॉइसेस अपने लाइफ में की हैं और उसके कर्मा ऐसे हो चुके हैं, इस वजह से इसको ऐसा प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। और ये कहने को तो डॉक्टर बोलती नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए आपको, पहली बात आपका भाई है और आपको इस तरह नहीं कहना चाहिए स्पेशली डॉक्टर के आगे। और ये कहने को बोलता है वैसे भी ऑर्गन डोनर है, मर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लोगों को हेल्प ही होगी और आपके तो कितने सारे पेशेंट्स हैं और आप कितने सारे कैंप्स में हेल्प करती हैं। और ये कहने को बोलती है हाँ मैं हेल्प तो करती हूँ बट हर लाइफ इंपॉर्टेंट है और इसने कुछ भी करा हो इससे कोई मतलब नहीं है, मेरा काम है लाइफ बचाना। और ये कहने के बाद बोलता है शायद आपके पेरेंट्स को भी इसी ने मारा है। और ये कहने को बोलती है आप क्या बात कर रहे हो, और तब उसे कंपेल करती है और बोलती है तुम्हारे पेरेंट्स की जिस तरह कार एक्सीडेंट में डेथ हुई थी उसका कार ड्राइवर जो ड्रंक था दूसरे वाले का वो कोई और नहीं डेमन ही था जिसकी वजह से तेरे पेरेंट्स की डेथ हुई है। और ये कहने के बाद उसको मैनिपुलेट करने लगता है और कंपेल करता है। अब फिर हम देखते हैं जैसे स्टेफन अंदर आता है डेमन बोलता है क्या बकवास कर रहे हो, और लड़की कितनी सीधी सादी है उसमें कोई डार्कनेस नहीं है। और तभी स्टेफन बोलता है तुम वही तो नहीं पहचान पाए पर तुम जान जाओगे कुछ देर में। और ये कहने को उसका ब्रेन लेवल अप करने लगता है और तभी हम देखते हैं ये कहने के बाद तू चीट कब से करने लग गया इन सब चीजों के अंदर। और तभी स्टेफन बोलता है मैं डेविल के लिए वर्क करता हूँ, चीट करना तो मेरे लिए नॉर्मल बात है। और तभी उसका ब्रेन लेवल इंक्रीज कर देता है बॉडी में और कहता है ऐसा करने पे इमरजेंसी वाले हालात होंगे और शायद तब कुछ कर पाए और डिसीजन गलत ले और हम उसे पकड़ लें। अब फिर हम देखते हैं उस डॉक्टर का नाम कोई और नहीं टेरा है, वो वहां पर आती है और चेक करने लगती है और बोलती है लगभग इसकी हार्ट बीट भी कम हो चुकी है और ये शायद जल्द ही मर जाए और बट हम अपना पूरा ट्राई करेंगे इसको बचाने का। तभी हम देखते हैं स्टेफन वहीं खड़ा था और बोलता है कि इसने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा है और शायद फ्यूचर में किसी और को भी मार सकता है और ये खतरनाक आदमी है, आज तुम्हारे पेरेंट्स से किसी के बच्चे कुछ को भी मार सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है। और तभी हम देखते हैं टेरा उसके पास जाकर उसको चेकअप करने लगती है, स्टेफन को इग्नोर करती है जो भी वो कह रहा है। और तभी हम देखते हैं वो टेरा को सॉरी बोलता है और कंपेल करने की कोशिश करता है बट वो कर नहीं पाता है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं स्टेफन आता है अपने भाई के पास और बोलता है तू इतना वीक है कि तू कंपेल कर नहीं पाएगा। और इसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि अब बहुत ज्यादा बेबस फील करता है डेमन अपने आप को और वहीं पर टेरा को समझाने की कोशिश करता है और कन्विंस करता है कि इसने तेरे पेरेंट्स को मारा था और ये शायद और लोगों को फ्यूचर में मार दे, इससे बेटर इसको मार दो। बट तभी टेरा बोलती है ऐसा कुछ नहीं करने वाली है वो और हर ह्यूमन को बचाना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसने कसम खाई थी जिस दिन वो डॉक्टर बनी थी ऐसा नहीं करेगी। बट तभी हम देखते हैं मैनिपुलेट कर करके वो उसको एक तरह से एग्री करवा देता है। बट तभी टेरा बोलती है प्लीज आप बाहर चले जाओ, मुझे आपकी बात नहीं सुननी है। और स्टेफन को बाहर भेजने के बाद एकदम सारी विंडोज क्लोज कर देती है। और तभी हम देखते हैं डेमन उसे सॉरी बोल रहा था बट तभी वो स्टोरी को एक्सेप्ट नहीं करती है और बोलती है सॉरी से काम नहीं चलेगा और बोलती है जो तूने किया है शायद तुझे उसके लिए फ्यूचर ना देख पाए। और तभी हम देखते हैं कि इंजेक्शन उसके ब्रेन वाले ट्यूब में डाल देती है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अब डेमन की मौत हो चुकी थी और वो टाइम देख लेती है किस टाइम पे वो मरा है और नोट कर लेती है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि स्टेफन बाहर वेट कर रहा था और उसके पास डेमन का बैग था जहां पर वो देखते हैं उसके कोट की जेब में अलीना का वो नेकलेस था। और ये देखने के बाद बोलता है मुझे समझ ही जाना चाहिए था उसकी ह्यूमैनिटी टर्न ऑन अब तक क्यों है। अब फिर हम देखते हैं डेमन की डेथ होने के बाद अब टेरा वापस घर की तरफ जा रही थी और उसकी गाड़ी के पास खड़ा था स्टेफन और स्टेफन को देखने के बाद बोलती है मैं तुम्हारे भाई को बचा नहीं पाई, आई एम सॉरी फॉर दैट। और तभी हम देखते हैं स्टेफन बोलता कोई बात नहीं मुझे पता था वो मरने ही वाला है। और तभी टेरा बोलती है तुम तो बहुत बुरे शौक में हो गए, तुम्हारे भाई की डेथ हो गई। और ये कहने को बोलता है नहीं मैं तो उसको देखना चाहता था तुम उसे मारती हो कि नहीं मारती हो। और तभी टेरा बोलती है तुम पागल हो गए, तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारे भाई को मारूं और तुम कितने क्रूअल हो। और ये कहने को बोलते नहीं तुम क्रूअल हो जो तुमने उसे मार दिया क्योंकि मुझे नहीं लगता वो नेचुरल डेथ से मरा है। और ये कहने के बाद टेरा बोलती है ऐसा कुछ नहीं है और रिपोर्ट में उसकी नेचुरल डेथ ही आई है। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है वो तो तुमने लिखवाई है बट रियलिटी मुझे पता है क्या हुआ है। और ये कहने के बाद टेरा बोलती है तूने मरवाने के लिए मुझे मैनिपुलेट किया इसका मतलब। और ये कहने को बोलता है हाँ बस मैं जानना चाहता था तुम्हारे बारे में। और तभी हम देखते हैं पीछे से डेमन आ जाता है और डेमन को देखने के बाद स्टेफन बोलते तू जिंदा कैसे है, तुझे तो रिवेन दिया था ना मैंने। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है कि मेरे पास दो बंदे आए थे मुझे उठाने के लिए मेरी डेड बॉडी को और मैंने उन दोनों पे फीड किया और एकदम फिट एंड फाइन हो चुका हूँ पहले की तरह। और ये सब देख के बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी और टेरा बोलती है तुम दोनों मिले हुए थे मुझे इरिटेट करने के लिए। और तभी हम देखते हैं स्टेफन उसे कंपेल करता है और बोलते हैं सारी चीजें तुम भूल जाओगी और जो हम कहेंगे वो करोगी। और तभी हम देखते हैं डेमन बोलता है तुम इसे केड के पास लेके जाओगे, इसने तो सिर्फ एक ही गुनाह किया है अपनी लाइफ में और ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, उसे एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। और तभी स्टेफन बोलता है अच्छा ऐसा है तो तुम ही बता दो डेमन क्या करना है,
क्योंकि मैंने इसे इसलिए पिक किया था क्योंकि मुझे ये कुछ कुछ किसी बंदी की याद दिलाती थी जो तेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राउन हेयर, ब्राउन आईज, मेडिकल में इंटरेस्ट है, पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और वो कोई और नहीं अलीना है। तुम्हें ये लड़की अलीना की याद दिलाती है, इस वजह से तुम्हारा ह्यूमैनिटी टर्न ऑन है अब तक, और तब से हमको मजा नहीं आ रहा है मारने में लोगों को। और इस मोमेंट पे हम देखते हैं डेमन अपनी जेब में हाथ डालता है अलीना को नेकलेस टच करने के लिए जिससे उसकी ह्यूमैनिटी बंधी हुई थी। बट तभी हम देखते हैं स्टेफन दिखाता है वो नेकलेस और बोलता है तुम इसको ढूंढ रहे थे ना, कब से इस नेकलेस का यूज कर रहे हो। और तभी वो बोलता है नहीं, ये तो कैरोलाइन ने गिफ्ट दिया था, सेकेंडरी है और मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। और ये सारी बातें सुनने के बाद हम देखते हैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी पर भाग नहीं पा रही थी वहां से टेरा, क्योंकि उसको कंपेल किया हुआ था वहां पर रुकने के लिए। फिर हम देखते हैं डेमन और स्टेफन अब जाने लग रहे थे गाड़ी में और तभी उस मोमेंट पर स्टेफन बोलता है मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। और तभी डेमन बोलता है मैं भूल चुका हूँ सब चीजों को, ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ कर चुका हूँ, तुम्हें क्या चाहिए। और बोलते हैं ये नेकलेस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और तभी हम देखते हैं स्टेफन के हाथ से लेके बाहर फेंक देता है डेमन और बोलते हैं लो फेंक दिया, बस अब खत्म करो इस चीज को। और तभी स्टेफन बोलता है ओके मान गया मैं तेरी बात को, बट थिंग इज इसका क्या करें। और देखते हैं पीछे टेरा बैठी हुई थी और ये देखने के बाद डेमन गाड़ी रुकवाता है, टेरा को देखता है और उस पर फीड करना शुरू करता है। हम देखते हैं टेरा की वहां पर मौत हो जाती है और दोनों भाई आगे निकल जाते हैं सफर के लिए। अब फिर हम अगले दिन देखते हैं डेमन जाता है उसी जगह पे जहां पर उसने नेकलेस फेंका था और उसको समझ नहीं आ रहा था। तभी हम देखते हैं वहां के लोगों से पूछने लगता है जो गार्बेज पिक कर रहे थे कि मेरे यहाँ पर नेकलेस गिर गया था, मेरे भाई ने एक तरह से जबरदस्ती गिरा दिया था और वो तुम्हें मिला है क्या। और तब बोलते तुम्हारा भाई इतनी महंगी चीज क्यों गिराएगा और हम ढूंढने के तो देखते हैं। और तभी हम देखते हैं वहां पर स्टेफन एक हॉस्पिटल के अंदर था जहां पर वो अकेला वेट कर रहा था और लोगों को यहाँ वहां देख रहा था। वहीं पर हम देखते हैं डेमन चुपचाप यहाँ पर आया था और बोलता आज मेरा भाई नहीं है इसलिए मैं अकेला हूँ और उसको ढूंढने के लिए आया हूँ। और तभी हम देखते हैं उसे मिल जाता है वो, और मिलने के बाद बहुत ज्यादा खुश था और कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा इसके साथ खुश हूँ इसके बगैर खुश हूँ, बट इसको हाथ में लेने से मेरे पास कुछ मेमोरीज आती हैं जिससे मुझे खुशी मिलती है। बट तभी हम देखते हैं स्टेफन को जो अभी अकेला एक हॉस्पिटल के अंदर है और यहाँ वहां जाके लोगों को देखने लग रहा है और उसके अंदर का रिपर बाहर आने के लिए वेट कर रहा है। तभी हम देखते हैं स्टेफन लोगों पे फीड करना शुरू करता है, बट हम देखते हैं उसकी रिपर वाली फॉर्म बहुत ही ज्यादा क्लोज थी और हम देखते हैं कि वो कंट्रोल खोल देता है और हर एक की गर्दन उड़ा देता है और हॉस्पिटल में सब लोगों को मार देता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस एपिसोड, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस, थोड़ा बहुत लेट होता है तो दी ओरिजिनल मैंने पहले बना के स्टॉक रखा हुआ था वो अपलोड कर रहा हूं, तो प्लीज उस पर भी वीडियो को जरूर लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।